हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पे जब भी कोई खबर आपके सामने आए, चाहे बहुत अच्छी आए आपके फेवर में जो आपको अच्छी लग रही हो, या बहुत ही कोई दुखदाई कोई डैम्पनिंग न्यूज़ आए, हमेशा न्यूज़ को एक बारी वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये सिर्फ कोई क्रिप्टो की न्यूज़ नहीं, वैसे भी आम जिंदगी में भी आपको जो सोशल मीडिया पे जो आपको दिखता है, उसको एक बारी ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें। चाहे आप 2 मिनट 5 मिनट लगा के इधर उधर सोर्सेज से एक बारी उसका फैक्ट ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। क्रिप्टो के अंदर अगर आप फाइनेंस में डील करते हो, ऐसी न्यूज़ से क्या हो सकता है कि आप बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हो। कल एग्ज़ैक्टली यही हुआ। कॉइन टेलीग्राफ, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड एक न्यूज़ मीडिया आउटलेट है, कॉइन टेलीग्राफ के हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें ये बोला गया कि बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो गया। और जैसे ये खबर मार्केट में आई तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग भी करी। कई लोगों ने इसमें अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, क्योंकि जैसे बाइंग करी, लॉन्ग किया, तो बहुत कई लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। और जैसे ये न्यूज़ करेक्ट हुई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है, तो अचानक फिर उसके अंदर हमने डंप भी देखा। तो बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, इसके पीछे की जो कहानी है, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम आज की जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। देखिए, हुआ क्या एग्ज़ैक्टली, इस तरीके का ये ट्वीट था। ये कॉइन टेलीग्राफ ने अपना एक इनफैक्ट आर्टिकल लिखा है इस पे कॉइन टेलीग्राफ पहले कर कहता है कि बिटकॉइन का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो गया है। पहले और उसके जस्ट 36 मिनट बाद वो जो है वो उसको चेंज कर देता है कि रिपोर्टेडली, कि मैं वो वेरी रिपोर्टेडली, और ईटीएफ अप्रूव हो गया। और इसमें ये फ़र्क होता है कि भाई रिपोर्टेडली का मतलब एज़ पर रिपोर्ट्स। और जब मैं कहता हूँ कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया, तो इसका मतलब कि मैं ही सोर्स हूँ और मैंने ही ये प्रूव कर दिया कि ये ईटीएफ अप्रूव हो गया। लेकिन फाइनली ये उसने कॉइन टेलीग्राफ ने अपने एम्प्लॉइज़ पे डाल दिया, और उसने बोला कि हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उनसे कहीं न कहीं गलती हुई, हम 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने फाइनली ये पूरी एक रिसर्च एक पूरी करी कि कहाँ पे क्या गलती हुई, कौन से टेलीग्राम ग्रुप। ख़ैर इसके अंदर मैं नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे पूरा उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बताने की कोशिश करी है कि कॉइन टेलीग्राफ बहुत ज़िम्मेदार ग्रुप है और उनसे ये गलती हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अल्टीमेटली ऐसा हो गया। और ईटीएफ की जो खबर है उसको उसको कई अलग-अलग सोर्सेज़ से जब खंडन किया गया कि ऐसा नहीं है, तो फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ हो गया, राइट? तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बिटकॉइन का ईटीएफ का, जिसमें 10% से ऊपर मार्केट पंप हुई एंड देन वो क्रैश कर गई सेम लेवल पे। 500 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ। ऐसे ही एक कभी पीछे एक खबर आई थी 27 अप्रैल को, जिसमें यूएस गवर्नमेंट जो है वो अपने बीटीसी बेच रही है। बाय द वे, यूएस गवर्नमेंट के पास करीब 5 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन्स हैं, जो उसने अलग-अलग जगहों से सीज़ किए हैं। तो ये हुआ कि मार्केट वो सब बेचने वाले हैं, 10% मार्केट डंप करी। सीज़ी का इंटरपोल का नोटिस की अप्रैल में एक खबर आई थी, जिसमें मार्केट और बीएनबी और बीटीसी दोनों डंप करे। लाइटकॉइन की वॉलमार्ट के साथ पार्टनरशिप की खबर आई थी, जो कि बाद में गलत निकली थी, जिसमें 40% से लाइटकॉइन पंप किया था, और चाइना का क्रिप्टो बैन की खबरें भी आई थी, राइट? तो ये अल्टीमेटली ये इतनी बड़ी खबरें होती हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 200 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन ने अचानक एक्सचेंज से लीव भी कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि लोगों को लगा, यार अरे वाह! अब तो बिटकॉइन और ज़्यादा पंप करेगा, और मार्केट में जो बिटकॉइन है उसने अब एक्सचेंजेस को छोड़ा, और वो हार्डवेयर वॉलेट में लोग भेजने लगे। ऐसे करीब 7,000 बिटकॉइन्स ने अलग-अलग एक्सचेंजेस से हार्डवेयर वॉलेट में चले गए। क्योंकि लोगों को लगा कि यार अब तो बहुत ज़्यादा पंप होगा, चलो अब इसको बिटकॉइन को बेचने का टाइम खत्म हो गया, अब इसको हम अपने पास रखते हैं। तो ये आपको यही बताता है कि कभी भी आप न्यूज़ को बिलीव करने से पहले एक बारी न्यूज़ को वेरीफ़ाई ज़रूर कर लें अपने एंड पे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगली जो खबर है, वो अगली खबर ये है कि जो रे डालियो का आपने नाम सुना होगा। ये ब्रिज वाटर के फाउंडर हैं। और ब्रिज वाटर क्या है कि एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है यूएस के अंदर। और रे डालियो की किताबें और रे डालियो का लिंक्डइन, यूट्यूब, और इनकी थ्योरीज जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम है। इनका ये कहना है कि वी आर स्टैंडिंग एट अ वर्ल्ड वॉर 3। और इनका कहना है कि यूएस और चाइना जो है दे आर एट अ ब्रिंक ऑफ अ हॉट वॉर, नॉट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो होती है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस और आप जो है उसको आर्म्स के बिना जो आप लड़ाई लड़ते हो, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के थ्रू जो लड़ाई लड़ते हो। और हॉट
वॉर का मतलब सीधा-सा है कि आप जब आर्म्स एंड एम्युनिशंस में इवॉल्व कर जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, जब आपकी फाइनली अटैक करते हो, तो वो आपका हॉट वॉर कहलाता है। तो इन रेड का कहना है कि दुनिया के जो देश हैं, जिस हिसाब से जो इस टाइम इवेंट्स हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, वो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें ले जा रही हैं और वर्ल्ड वॉर 3 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड इट विल बी ब्रूटल। जो इनका ये कहना है, इन्होंने एक बहुत लंबा आर्टिकल एक लिंक्डइन पे लिखा है, जिसको आप जाके उनके लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। चाइना से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। चाइना में एवरग्रांदे जो वहाँ का सबसे बड़ा, इनफैक्ट वहाँ का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट डेवलपर है, उसके बैंक्रप्सी के बाद वहाँ पे काफ़ी सारे बैंक्स का बता रहे हैं कि एक्सपोज़र था उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी और बैंक्स ऑफ शांगज़ू, आई होप मैंने नाम करेक्ट लिया है, वहाँ पे लोग, जैसे ही खबर आई कि र्यूमर उड़ी, र्यूमर क्या, मार्केट के अंदर पैनिक तो होता ही है कि ये बैंक बैंकरप्ट होने वाला है, चलो अपने-अपने पैसे निकाल लो। तो बहुत सारे लोग, जब इसको बैंक रन कहते हैं, कि जब बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगाता है, वो बैंक्स में जाके अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, उसी को बैंक रन कहते हैं और बहुत सारे लोग चाइनीज़ बैंक की तरफ, और अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि चाइना के काफ़ी सारे बैंक्स का एक्सपोज़र है, जिसको गवर्नमेंट दबाने की कोशिश करती है वहाँ पे। लेकिन डेफ़िनिटली वहाँ बैंक रन जैसी स्थिति एक बैंक के अंदर देखी गई, व्हिच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। टेदर ने 32 एड्रेसेस जो यूक्रेन और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट से में इन्वॉल्व थे, उन 32 एड्रेसेस को अ, फ्रीज़ कर दिया है। जब आप कहते हो कि यार ये फ्रीज़ कैसे हो गया? हम तो डिसेंट्रलाइज़ इथेरियम है। डिसेंट्रलाइज़ेशन के ऊपर स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाली जो कंपनीज़ हैं, सर्कल और टेदर, ये एक तरीके की प्राइवेट बैंक समझ लीजिए जो ब्लॉकचेन पे हैं और इनके पास इतना कंट्रोल है कि किसी भी एड्रेस को ये फ्रीज़ कर सकते हैं और कि तो आप कहोगे कि डिसेंट्रलाइज़ेशन कहाँ गई? हाँ, डिसेंट्रलाइज़ेशन नहीं है, सेंसरशिप रेजिस्टेंस नहीं है। इसीलिए कहीं न कहीं स्टेबल कॉइन्स की ग्रोथ से यूएस बोलता तो है कि स्टेबल कॉइन्स ग्रो कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर स्टेबल कॉइन ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया परेशान है स्टेबल कॉइन से, लेकिन अमेरिका परेशान नहीं है। वो इन दोनों कंपनियों को ग्रो करने दे रहा है और पेपल जैसी कंपनियों को भी अलाउ कर रहा है कि वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करें। क्योंकि स्टेबल कॉइन से उसको थ्रेट इसलिए नहीं है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को पता है कि कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जिसका चाहेंगे उसका एड्रेस अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे 32 एड्रेसेस फ्रीज़ हुए और जो कि इक्विवेलेंट टू सम 8,73,000 के आसपास का जो अमाउंट था वो फ्रीज़ हुआ है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे टेदर ने जो कि यूएसडीटी जो की के पीछे की जो कंपनी है, उसने 32 सस्पिशियस एड्रेसेस को फ्रीज़ किया। एक और खबर ये देखी गई कि हार्वनिंग जैसे-जैसे पास आ रही है, तो हार्वनिंग के वजह से जो इन्फ्लोज़ हैं एक्सचेंजेस में वो बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लो बढ़ा है पिछले हफ्ते में। इन्फ्लो का मतलब है कि इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट एज़ हार्वनिंग इज़ क्लोजिंग तो एक्सचेंजेस के ऊपर पैसा जो है वो बढ़ रहा है। जो ज़्यादा आ रहे हैं, स्वीडन को छोड़ के बाकी सब जगहों पे 15 मिलियन यूएस डॉलर का जो है इन्फ्लो बढ़ा है और ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वीकली इन्फ्लो है और ये मंथली है और ये ईयरली इन्फ्लोज़ है, राइट? तो ये देखने वाली बात है कि विट वीकली इन्फ्लोज़ जो हैं वन ऑफ द हाईएस्ट हैं इन रीसेंट टाइम्स। उसके बाद बिटकॉइन माइनिंग की जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है, मतलब बिटकॉइन माइनिंग करना और डिफिकल्ट हो गया है। जो माइनिंग डिफिकल्टी जिसे कहते हैं, राइट? तो जो डिफिकल्टी है माइनिंग को करने की वो बढ़ गई है, राइट? क्योंकि 6 साढ़े 6 महीने बचे हैं बिटकॉइन के हार्वनिंग में। तो इससे हो क्या रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो माइनर्स हैं वो अपनी माइनिंग के रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी 6.5 बिटकॉइन है रिवॉर्ड, तो ये हार्वनिंग के बाद आधा रह जाएगा। ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन माइन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इतना ही रिसोर्सेज में अगले हार्वनिंग के बाद उनको सिर्फ 3.5 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी क्यों ना पूरी जान लगा के, पूरी कोशिश लगा के, पूरे रिसोर्सेज लगा के बिटकॉइन को माइन करते हैं और देखते हैं कि अगर वो बिटकॉइन को माइन कर पाए तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर देम बिकॉज़ उनको 6.5 बिटकॉइन जो है वो माइन कर ले जाएँगे, अगर ब्लॉक उन्होंने माइन कर दिया। तो जब इतने सारे माइनर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया और डिफ़िकल्टी लेवल जो है आप ये देख सकते हो 61 ट्रिलियन पे पहुँच चुका है और ये वीकली कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बिटकॉइन को माइन करने के लिए जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो होता जा रहा है, इतना ही तो जितना माइनिंग उसकी करना डिफ़िकल्ट हो रही है, उतना ही उस पे अटैक करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अटैक करने के लिए आपको 51% जो हैश पावर है, जो हैश रेट है,
उसको कैप्चर करना होता है आपको। तो आपको अगर माइन करने के लिए भी आपको हैश रेट की ज़रूरत है, तो अटैक करने के लिए भी हैश रेट की ज़रूरत है। तो जितना मुश्किल उसको माइन करना है, उतना ही मुश्किल उसके ऊपर अटैक करना भी हो जाता है, और उतना कॉस्टली भी हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो है कि हार्वनिंग से पहले बहुत सारे माइनर्स चाहते हैं कि बस ये लास्ट मोमेंट है, लेट्स गिव इट ऑल, बट इससे डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, क्योंकि जब इतने सारे माइनर बिटकॉइन को माइन करते हैं, तो बिटकॉइन जल्दी जल्दी माइन ना हो जाए, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोड में है कि बिटकॉइन हर 10 मिनट में आना चाहिए। तो जब बिटकॉइन जल्दी माइन होने लगता है, तो जो डिफिकल्टी लेवल है, जो पजल है सॉल्व करने की जो क्षमता है, वो और पजल्स डिफिकल्ट हो जाती है, उस पजल को सॉल्व करना, मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना, ताकि बिटकॉइन एवरेज 10 मिनट पे ही निकले। ये है आइडिया आपको बताने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस न्यूज़ के माध्यम से। रे डालियो से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, ये जो पंप आया कल, उस और इत्तेफाक से रे डालियो का कहना है कि इसका ब्लैक रॉक का ईटीएफ अभी अप्रूव नहीं हुआ है, और इससे उसका कोई लेना देना नहीं, बट वो ये उनका ये मानना है कि दैट टुडे रैली इज वे बियॉन्ड द बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, रूमर से ऊपर है। ये रैली है इज अबाउट फाइट टू क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कह रहे हैं कि जो सिनेरियो इस टाइम बन रहे हैं दुनिया में, तो उसमें जो क्वालिटी एसेट्स हैं जो हेज बनेंगे इस अनसर्टेनिटी के लिए, तो लोगों को लगता है वो गोल्ड और क्रिप्टो एक क्वालिटी की श्रेणी में पड़ रहा है। व्हेन ही सेज क्रिप्टो, ही सेज ही मेंट बिटकॉइन, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन बातों को समझना, राइट? एक मैंने ये आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल कह लीजिए, ट्वीट कह लीजिए, अब अपॉन ईएमआई। ईएमआई किस तरीके से आपकी खुशियों को ले जाती है। लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट डू फॉलो मी ऑन ट्विटर। कई थॉट्स ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं लिखता हूँ, ट्विटर पे लिखता हूँ, ज़रूर इसको फॉलो करेगा। और ये ईएमआई के ऊपर और कैसे उनसे निजात आपको पानी चाहिए, क्यों ज़रूरी है उनसे निजात पाना, ये आपके लिए ज़रूरी है समझना, राइट? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। 11:12 का आज आज हो गया। मैं हमेशा टाइम को इसलिए कंट्रोल में रखता हूँ कि मैं 10 मिनट के अंदर करना चाहता हूँ, बट फिर भी 1-2 मिनट ऊपर हो जाते हैं। बट उम्मीद करता हूँ आपको ये मुहिम जो है, आपको जो ये क्रिप्टो की ताज़ा खबर जो है, ये पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और प्लीज़ अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।